who presided over the first meeting of the Indian Constituent Assembly, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके तुरंत बाद 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, जिसमें कि 389 मेंबर्स हुआ करते थे। ये कहां से आते हैं? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस यानी कि डायरेक्टली जिस पर ब्रिटिश रूल करते थे वो हो गए प्रोविंसेस, और प्रिंसली स्टेट जैसे कि एग्जांपल के लिए हम हैदराबाद की बात कर लें तो निजाम यहाँ पर रूल किया करते थे, वो किसी बंदे को नॉमिनेट कर दिया करते थे। तो ये प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट से 389 मेंबर्स चुन लिए गए और उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हम करेंगे और ये कहां पर होगी? दिल्ली में इसको कंडक्ट कराएंगे। अब ये 389 मेंबर्स थे, इनको हेड कौन करेगा? तो इन लोगों ने मिलकर एक प्रेसिडेंट चुना जो इस मीटिंग को हेड कर पाएगा, मतलब कि मीटिंग को आगे बढ़ पाएगा। तो इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। Who among the following was the advisor to the drafting committee of Constituent Assembly? यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा यानी कि ड्राफ्टिंग समिति के सलाहकार थे? अब हमने बात करी कि फर्स्ट डे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनली प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जिसमें कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसके बाद इन लोगों ने सबने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जो संविधान बनाना था उस पर एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट सौंप दी किसको? BN राव को, जो कि कौन थे? एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ध्यान रखना है, नॉट अ मेंबर, ओनली एडवाइजर थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, BN राव। और इन्होंने इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट के फॉर्म में तैयार करके पेश किया। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, यानी कि भारत की संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया। तो हमने बात की थी फर्स्ट फॉर्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को, और फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई थी? दिल्ली में, और 9 दिसंबर 1946 को ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? यानी कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार पर उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? तो 11 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन बने थे? प्रेसिडेंट बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को जो कि मीटिंग हो रही थी, अब उसमें क्या बात करना है, किस बेसिस पे बात करना है संविधान बनाने के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक शब्द दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य संकल्प। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ऑफिशियली तो जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया था इस वर्ड को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, पर इसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसको वर्ड को यूज कर चुके थे, पर ऑफिशियली किसने यूज करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये हम ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इलेक्टेड हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कहां से? बॉम्बे से, कांग्रेस पार्टी के थ्रू। और एक्टिव मेंबर्स थे ये कौन सी कमेटी के? जो माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसके ये एक्टिव मेंबर्स थे। तो ये तो थे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य। सेकंड है JB कृपलानी, तो ये थे चेयरमैन ऑफ द सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये आए कहां से थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस की तरफ से ये चुने गए थे। एंड नाम आता है KM मुंशी। ये इलेक्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बॉम्बे ऑन अ कांग्रेस पार्टी टिकट, being a member of 16 committees
एंड सब कमिटीज इंक्लूडिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी के भी सदस्य थे जो 7 लोग हुआ करते थे, उनके में भी इनका नाम आता है। और बाद में ये मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड भी बने। कब तक? 1953 तक। और इनका इनिशिएटिव क्या था? जो फूड मिनिस्टर बने, यानी कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, तो इन्होंने वन महोत्सव भी चालू कराया था। अब बचे ये जयप्रकाश नारायण, तो ये नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य। और साथ ही में हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा था जो जिसका आंसर था BN राव, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। तो ये याद रखना है दोनों को, ये सिर्फ एडवाइजर थे BN राव, और ये जो थे जयप्रकाश नारायण, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा C, जयप्रकाश नारायण। Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly, यानी कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि D इसका हो जाएगा राइट आंसर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कुछ राजा महाराजा जो बचे हुए थे, जो ऐड नहीं हुए थे इंडिया में, तो उनको भी अपने अंडर में लाने का, यानी कि इंडिया के अंडर में लाने के लिए इन्होंने कुछ ऑपरेशंस भी चलाए थे। तो इसलिए ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो D है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the president of the Constituent Assembly of Independent India, यानी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष। तो B इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, यानी कि भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। संविधान जो बोलेगा वो ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को कौन सुप्रीम नहीं माना गया है, ना ही पार्लियामेंट को, ये बदलती रहती हैं। तो जो संविधान में लिखा है वो ही माना जाएगा और उसको ही सुप्रीमेसी दी जाएगी। तो B इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फीचर्स of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368 are, यानी कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है D, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया कि इसमें जो भी बदलाव होंगे संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव होंगे उसके बेसिक ढांचे को ध्यान में रखकर किए जाएंगे, यानी कि उसके बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उससे पहले कुछ केसेस आए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक केस आया था जो काफी फेमस हुआ था, 1973 में आया था। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक प्रसिद्ध फैसला लिया था जिसमें कि आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5, यानी कि क्लॉजेस जिसको बोला जाता है, 368 में क्लॉज 4 और 5 ऐड किए गए थे। परंतु उसके तुरंत बाद 1980 में एक केस आया था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिनर्वा मिल्स का एक केस आया जिसके कि यह संशोधन रद्द कर दिए गए थे। उसके बाद ये निर्णय लिए गए कि जो भी इसका बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। तो इसलिए D इसका होता है राइट आंसर। द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाज मेड बाय, यानी कि यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था, ये थोड़ी याद रखना है, अब्राहम लिंकन द्वारा बनाया गया था। तो A इसका हो जाएगा राइट आंसर।